तो भारत का 2026-27 का यूनियन बजट आ चुका है और देखिए बड़े बड़े आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन इन सब के पीछे देश की अर्थव्यवस्था और हम सबकी जेब पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे समझते हैं। सवाल ये है कि क्या ये नई नीतियां वाकई विकास को वो रफ्तार देंगी जिसका वादा किया जा रहा है, या फिर जो आलोचक चिंता जता रहे हैं उनकी बातें सही साबित होंगी। इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगी। सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है और उनके कल्याण के लिए बड़े बड़े आवंटन का वादा भी किया जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचकों की कहानी तो बिल्कुल अलग है। उनका तो सीधा सीधा दावा है कि असल में किसानों के लिए फंडिंग में भारी कटौती की गई है। तो फिर सच क्या है? चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इन दावों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सरकार के बड़े विजन को समझना जरूरी है। इस पूरे बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, ये बजट उसी की एक कड़ी है। अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों का जिक्र किया। पहला, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को ना सिर्फ तेज करना बल्कि उसे बनाए भी रखना। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और उन्हें और काबिल बनाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ ये पक्का करना कि देश के संसाधन हर किसी तक पहुंचें। तो अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को ये रफ्तार देने के लिए असल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है, जैसा कि अक्सर होता है, बड़े निवेश से। और ये रकम वाकई में बहुत बड़ी है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आसान भाषा में समझे तो ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, बंदरगाह और पावर प्लांट्स जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनाने में लगेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, बुनियादी ढांचा मजबूत करो ताकि अर्थव्यवस्था अपने आप रफ्तार पकड़े। और ये जो निवेश है, ये किसी एक जगह नहीं बल्कि 7 बेहद अहम और भविष्य को ध्यान में रखकर चुने गए सेक्टर्स पर केंद्रित है। इनमें बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे फ्यूचर रेडी क्षेत्र शामिल हैं। लक्ष्य साफ है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसी आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा पर भी एक बड़ा दाव खेला गया है। देखिए, किसानों के लिए जो कुसुम योजना है उसका फंड लगभग 2 गुना हो गया है और घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाली पीएम सूर्य घर योजना का बजट भी बढ़ा दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो एक साथ 2 निशाने साधता है, देश की ऊर्जा सुरक्षा भी और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी भी। अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, किसान और कृषि। सवाल ये है कि क्या ये बजट उनके लिए एक वरदान है या फिर उनके साथ किसी तरह का पक्षपात हुआ है। सरकार का पक्ष तो बिल्कुल साफ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व तक कह दिया है। उनके मुताबिक ये एक विकसित भारत के लिए एक डायनेमिक बजट है। और यहीं पर पूरी बहस का असली मुद्दा छिपा है। सरकार 1.32 लाख करोड़ के एक भारी भरकम कृषि बजट की बात कर रही है, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन आलोचक एक दूसरा ही पहलू सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि कुल बजट में कृषि का हिस्सा लगातार घट रहा है। जो 2019-20 में 5.44% हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 3.04% रह गया है। और ये जो गिरावट है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बजट में भारत विस्तार जैसी एक नई तकनीकी पहल का भी ऐलान हुआ है। ये एक एआई आधारित टूल है जो किसानों को बेहतर पैदावार के लिए सलाह देगा। सरकार इसे एक बड़े सुधार की तरह पेश कर रही है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या इस तरह की तकनीकी पहल बजट के घटते हुए हिस्से की भरपाई कर सकती है? लेकिन विशेषज्ञ सरकार के दावों से सहमत नहीं लगते। कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुधीर पवार के शब्द तो बेहद तीखे हैं। वो कहते हैं, पहली बार कृषि किसानों और गांवों को न केवल बजट भाषण में बल्कि छोटे छोटे विवरणों में भी उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विचारों में कितना गहरा मतभेद है। चलिए अब बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर उन छोटी छोटी बातों पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सब के पर्सनल फाइनेंस पर असर डालती हैं, खासकर इनकम टैक्स से जुड़ी बातें। तो सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
मतलब चाहे आप नई टैक्स व्यवस्था में हो या पुरानी वाली में, टैक्स की दरें पिछले साल जैसी ही रहने वाली हैं। तो सवाल उठता है कि अगर टैक्स स्लैब नहीं बदले तो क्या व्यक्तिगत वित्त के लिए सच में कुछ भी नहीं बदला? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं जिनका असर सीधे बचत और निवेश पर पड़ सकता है। सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब बहुत कम कर दिया गया है। पहले ये 5% या कभी-कभी तो 20% तक लगता था, लेकिन अब ये सीधा सीधा सिर्फ 2% होगा। इसका मतलब है कि यात्रा के लिए शुरुआती खर्च कम होगा और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। निवेशकों के लिए भी कुछ बड़े बदलाव हैं। ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या STT सीधे 150% बढ़ा दिया गया है, जिससे इस तरह की ट्रेडिंग अब महंगी हो जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर एक बड़ा नियम बदला है। अब कैपिटल गेन टैक्स की छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जो बॉन्ड को शुरू से खरीदकर मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं। हाँ, एक राहत की बात भी है। अपनी टैक्स रिटर्न को ठीक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि इसके लिए एक छोटी सी फीस देनी होगी। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये बजट एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव रख रहा है, जैसा सरकार दावा कर रही है, या फिर जैसा आलोचक कह रहे हैं, ये हकीकत से कोसों दूर है? इसका असली जवाब शायद वक्त ही देगा।